नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा कुछ कंपनीज़ के इम्पोर्टेंस अपडेट और टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के बारे में, जहाँ पे कुछ शॉर्ट टर्म एंड स्विंग ट्रेडिंग्स का लेवल्स भी बन रहा है, जो लेवल्स को आप एज़ ए स्टडी करके काम करने के लिए सोच सकते हैं। तो इस वीडियो को टोटली एजुकेशन पर्पस में होगा, कोई बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं होगा। तो प्लीज़ एज़ ए एजुकेशन पर्पस में ही इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है कैम्स। देखिए कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज। तो आप सभी जानते हैं कैम्स का जो बिजनेस है वो म्यूचुअल फंड रिलेटेड है। इसका मतलब जितने सारे म्यूचुअल फंड ट्रांसफर एजेंसी मतलब ट्रांसफर किया जाता है उसी का ही एजेंसी लेकर रखा है कैम्स। तो कैम्स का एक्चुअली बिजनेस आप देखेंगे तो द कैम्स इज ए मतलब इज ए म्यूचुअल फंड ट्रांसफर एजेंसी। इट्स प्रोवाइड इन आप देख सकते हैं इन्वेस्टर सर्विसेज। तो इन्वेस्टर जो सर्विसेज है उसके ऊपर भी काम करते हैं और ट्रांसफर एजेंसी है म्यूचुअल फंड का साथ ही साथ डिस्ट्रीब्यूटर सर्विसेज एंड एसेट मैनेजमेंट कंपनी एएमसी जो है होते हैं उसके ऊपर भी कंपनी काम करते हैं। तो कंपनी का जो मार्केट कैप है 11,700 करोड़ के आसपास है। तो कंपनी के बड़ा होने का चांसेस और पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है क्योंकि इस सेक्टर का डिमांड बढ़ रहा है। लोग स्टॉक मार्केट के ऊपर आना चाहते हैं। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा देखता हूँ जो यंग जनरेशन है, जो ये जो यंग जनरेशन है, इस जनरेशन देखा जाए तो स्टॉक मार्केट के ऊपर बहुत ज़्यादा स्टडी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग सब कुछ कर रहे हैं। देखिए कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है वो अलग बात है। तो लोगों का मन में जो पॉजिटिव थिंकिंग आया कि हाँ मार्केट के ऊपर काम करके पैसा कमाए जा सकते हैं, इस थिंकिंग 10 मतलब 20 साल पीछे चले जाएंगे तो उतना थिंकिंग नहीं था लोगों के पास में। तो यही बात प्लस पॉइंट के हिसाब से देखने को मिलता है। जिस कंट्रीज में यूथ ज़्यादा होते हैं उस कंट्रीज का हाई पोटेंशियल होते हैं, उस कंट्रीज का बिजनेस और इकोनॉमिकली ग्रोथ होने का। क्योंकि वो लोग कमाने के लिए तो हर कोई ट्राई करेंगे, हर कुछ चीज़ कोशिश करेंगे। तो जब कमाने के लिए कोशिश करेंगे तो ऑब्वियसली वो हमेशा यही ढूंढते रहेंगे कि कहाँ पे कम काम करने में अच्छा खासा पैसा मिलेगा। तो हम सब लोगों को यही लगता है कि स्टॉक मार्केट ऐसी जगह है जहाँ पे कुछ भी करना नहीं है, सिर्फ बाई सेल करना है तो मुझे पैसा पैसा मिल जाएगा। ऐसे बिल्कुल भी नहीं। सबसे ज़्यादा अगर मेहनत आपको करना है, अगर आपको स्टडी करना है सबसे ज़्यादा तो आपको स्टॉक मार्केट में ही करना होगा। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ आपको देखना, बहुत सारी चीज़ को स्टडी करना, टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स को पढ़ना, उसके ऊपर प्रीवियस डेटा एनालिसिस करना, इतने सारी चीज़ करना पड़ता है। तो मैं इतने सारी चीज़ इसीलिए बताया क्योंकि जो कंपनी के ऊपर आप निवेश करने के लिए जा रहे हैं, उसका परफॉर्मेंस तो देखिए तो उसके बाद निवेश करिए। तो आरओसी आरओई ठीक-ठाक है। कंपनी का अ, 3 साल का आरओसी भी बहुत शानदार है। कंपनी की एबिटा मार्जिन भी ठीक है, इंटरेस्ट कवरेज भी ठीक है। पैक रेशियो थोड़ा-सा हाई है मगर क्विक रेशियो बहुत शानदार है। कंपनी का डेटोस जो डे है 9.5 से 10 दिन के अंदर-अंदर कंपनी का हाथ में पैसा आ रहा है। तो जितनी जल्द से जल्द हाथ में पैसा आएगा, उस पैसे को कंपनी फिर से रीइन्वेस्ट और रीयूज़ कर सकते हैं। हाथ में कैश भी शानदार है, कर्जा ना के बराबर है, प्रॉफिट भी अच्छा खासा हो रहा है। हाँ, आप कहेंगे सर प्रोमोटर के पास तो होल्डिंग्स नहीं है, तो क्या भरोसा कर सकता हूँ मैं इसके ऊपर? तो एक चीज़ देखिए प्रोमोटर के पास होल्डिंग नहीं तो क्या हुआ? एफआईएस के पास कितना होल्डिंग्स है? 35%। डीएस के पास कितना है? 11%। पहले ज़्यादा था, उन्होंने स्टेक बेचा। तो पब्लिक के पास कितना होल्डिंग्स है? 32%। तो ओवरऑल यहाँ पे यही चीज़ देखने को मिला है कि प्रोमोटर के बाद सबसे ज़्यादा अगर होल्डिंग्स किसी के पास है वो है एफआईएस के पास और प्रोमोटर से भी ज़्यादा होल्डिंग्स अभी बन चुके हैं पब्लिक के पास। तो ओवरऑल इस कंपनी के ऊपर परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो दो चीज मैं आपको बताऊंगा। कंपनी का क्वार्टरली जो रिजल्ट है वहाँ पे कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज हुआ, पिछले सालों के तुलना से भी प्रॉफिट इंक्रीज हुआ, पिछले क्वार्टर के तुलना से भी प्रॉफिट इंक्रीज हुआ। उसके साथ साथ कंपनी का बैलेंस शीट के बारे में बात करूँ तो कंपनी का रिजर्व लगातार बढ़ते गए। बोरिंग्स के बारे में बात करूँ तो कंपनी का कर्जा लास्ट 3 ईयर्स में कंपनी कर्जा लिया और कर्जा किस बेसिस में लिया वो भी तो जानना चाहिए। देखिए कर्जा इसीलिए लिया गया क्योंकि कंपनी की जो ट्रेड रिसीव हुआ तो पहले उतना ट्रेड रिसीव नहीं हुआ था। तो आज कंटिन्यूसली देखिए लास्ट 4 ईयर्स में कंपनी का ट्रेड अच्छा खासा रिसीव हुआ। तो इस ट्रेड को इनिशिएट करने के लिए, ट्रेड्स को मेंटेन करने के लिए कंपनी ने कर्जे को लिया। तो ऐसे तो चलता रहता है बिजनेस में, ऐसे तो सब कुछ होता रहता है। तो रही बात कंपनी के चार्ट पैटर्न का, जो पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर किया था, मैं आपको ये भी बोला था कि मैं एंटी लेने वाला हूँ, कहाँ पे एंटी लूंगा। देखिए ऑलमोस्ट एंटी लेवल हो चुके हैं, मैंने आपको मार्किंग भी करके दिया। तो एंटी लेवल कहाँ पे बना मैं आपको शेयर करूँ उससे पहले चार्ट पैटर्न दिखा दूँ। देखिए यहाँ पे क्या बना,
एक शोल्डर, उसके बाद क्या बना, फिर से एक शोल्डर, उसके बाद एक बिग हेड बना, उसके बाद एक शोल्डर किड हुआ। तो कंटिन्यूअसली जब शोल्डर होने के बाद, एक हेड बनने के बाद फिर से शोल्डर किड होता है, तो सोचना एक बड़ा सा मूव आपको दिखेगा। तो मूव का किस बेसिस में दिखेगा, पहली बात देखिए, तो जब इस तरीके से लेवल्स को ब्रेकआउट होते हैं तो उस कैंडल को मार्किंग करना। कैंडल मार्किंग मतलब इस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया, अगर मैं देखूं तो इस कैंडल ने पिछले दिनों में कंफर्मेशन कर दिया। तो कंफर्मेशन होने के बाद यहाँ पे इसके ऊपर एंटी लेवल बनेगा और इसका टारगेट बनेगा कहाँ पे, करीबन 2676 इस लेवल तक टारगेट बन सकता है। अगर इसका टारगेट अचीव हुआ तो 14% का गेन मिल सकता है। तो देखिए मेरा खुद का एनालिसिस है, मैं इस तरीके से एनालिसिस करके काम करता हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ पे एनालिसिस दो तरीके से हुआ है। पहली तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न क्रिएट हुआ, दूसरी बात यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, उसके साथ सप्लाई जोन है। तो मेरे हिसाब से इस रेंज तक वो जरूर अचीव कराएगा, क्योंकि ऑपरेटर इसी तरीके से ऑपरेट करके काम करते हैं। कि इतने सालों के मेरे एक्सपीरियंस में यही मैं सीखा हूँ कि जिस तरीके से ऑपरेटर प्राइस एक्शन को फॉलो करके काम करते हैं, तो आप भी अगर करेंगे तो आपको फायदा मिलेगा। तो आप इस ट्रेड को ब्लाइंडली कल जाके ट्रेड मत कर लीजिएगा, क्योंकि इस कंपनी के ऊपर स्टडी करके ही काम करना। तो नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है एमजीएल। तो महानगर गैस लिमिटेड। जो पिछली वीडियो में मैं आपको आईजीएल के बारे में बातचीत किया था, और इस वीडियो में मैं एमजीएल के बारे में बात कर रहा हूँ। दोनों कंपनी के ऊपर मैं थोड़ा सा पॉजिटिव माहौल के हिसाब से देखता हूँ, क्योंकि दोनों कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा है। एमजीएल का प्रॉब्लम्स क्या है, प्रॉब्लम्स मतलब यहाँ पे कंपनी का बिजनेस मॉडल्स के बारे में बात करूँ तो कंपनी महाराष्ट्र बेसिस में बिजनेस करते हैं। कंपनी अलग डिस्ट्रिक्ट में खुद का बिजनेस को एक्सपेंड नहीं किया, सिर्फ महाराष्ट्र बेसिस में ही कंपनी काम करते हैं, महाराष्ट्र रीजन में ही कंपनी काम करते हैं। तो कंपनी का जो बिजनेस है आप देखेंगे तो पीएनजी पाइप नेचुरल गैस के माध्यम से कंपनी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क डोमेस्टिकली बिजनेस कर रहा है, और कंपनी इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल भी यूज करते हैं पीएनजी गैस को। और कंपनी का टोटल नेटवर्क जो है और मतलब देखा जाए तो 5900 किलोमीटर तक कंपनी खुद का पाइपलाइन जो है गैस का वो बिछा कर रखा है। कंपनी का जो मतलब आप देखेंगे तो 16 लाख से भी ज्यादा इसका कस्टमर है डोमेस्टिकली सेगमेंट में। तो कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो तो प्लस पॉइंट में देखने को मिला, फिर भी अब मैं आपको फिर से एक बार मेंशन करता हूँ। कंपनी महाराष्ट्र बेसिस जगह पे ही कंपनी का बिजनेस चलता रहता है। तो अगर कंपनी बिजनेस को एक्सपेंड करे, बाहर तक लेके लेके जाए, तो और भी ज्यादा ग्रोथ होने के चांसेस है। तो कंपनी कैपेक्स को प्लान भी किया है कुछ कैपेक्स बढ़ाने के लिए। 800 करोड़ कंपनी कैपेक्स को यहाँ पे बढ़ाएंगे। नया प्लान और बनाने के लिए एक्सपेंस करने वाला है, नया प्लान बनाने के लिए, और वो भी कैपेक्स बढ़ाने वाला है करीबन 800 करोड़ पर एनम। तो हर साल कंपनी 800 करोड़ के आसपास खुद का ग्रोथ करने वाला है। और कंपनी का जो बिजनेस है वो बिजनेस कंपनी सपोर्ट कहाँ पे मिलता है, कंपनी परचेज कहाँ से करते हैं, वेरियस कंपनी से, बीपीसीएल, आईओसीएल, एचपीसीएल, गेल, जीएसपीसीएल, और जो मतलब हजारिया एलपीजी है, सॉरी एलएनजी है, तो वहाँ पे भी कंपनी खुद का बिजनेस करते हैं। तो कंपनीज के परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो आरओ तो बेस लेवल में है, कर्जा एकदम जीरो है, एनुअल इनकम भी अच्छा खासा है, हाथ में कैश भी अच्छा खासा है, डेटोस डे 17 डेज में कंपनी का हाथ में पैसा आ रहा है, पैग रेशियो भी ठीक ठाक है, क्विक रेशियो भी ठीक ठाक है, आरओसी 3 साल में भी शानदार है, कंपनी की EBITDA मार्जिन में थोड़ा सा वीकनेस है, और इंटरेस्ट कवरेज बहुत शानदार है। सारे पॉइंट्स कंपनी के पॉजिटिव के हिसाब से देखने को मिला। कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट जो है वो सेल्स से लेकर कंपनी का प्रॉफिट तक, ये जो जर्नी है वो कंटिन्यूसली सब कुछ पॉजिटिव में देखने को मिला है। कंपनी इस बार हाईएस्ट सेल को जनरेट किया और हाईएस्ट प्रॉफिट भी जनरेट किया, तो यही बेसिस पे कंपनी का ग्रोथ होने का चांसेस और भी ज्यादा है। तो अगर मैं इस कंपनी के इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ, खुद देखिए एफआईएसडीएस पब्लिक हर किसी ने इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखा। सबसे ज्यादा होल्डिंग्स देखा जाए तो अभी फिलहाल के लिए प्रोमोटर के पास है, और जिस तरीके से एफआईएस माल खरीदते जा रहा है उस बेसिस में मुझे लगता है एफआईएस के पास सबसे ज्यादा होल्डिंग्स बन जाएगा। डीएस ने भी होल्डिंग्स इंक्रीज किया, एफएस ने भी किया, पब्लिक ने मतलब होल्डिंग्स को डिक्रीज किया। गवर्नमेंट जितना होल्डिंग्स रखे थे आज भी उतना ही होल्डिंग रख चुके हैं। इसका प्रोमोटर कौन है देखेंगे तो गेल इंडिया। तो गेल तो आईजीएल और एमजीएल दोनों का ही प्रोमोटर है। तो आईजीएल के ऊपर कंपनी 22.5% के आसपास होल्ड करते हैं, और एमजीएल के ऊपर कंपनी 32.50% के आसपास होल्ड करते हैं। तो ओवरऑल इस कंपनी के चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूं तो ध्यान दीजिएगा कुछ डेटा के बारे में मैंने आपको मेंशन किया था। यहाँ पे बार बार वो एक रेजिस्टेंस को फॉलो, सॉरी सपोर्ट को फॉलो कर रहा था, और यहाँ पे एक बॉक्स पैटर्न क्रिएट हुआ, मतलब एक रेंज क्रिएट हुआ। मैं आपको बोला था इस रेंज को जब ब्रेकआउट करेगा हाई वॉल्यूम के साथ,
तो उस कैंडल में मैंने एंटी मतलब मैं एंटी नहीं लूंगा। मैं एंटी कहाँ पे लूंगा? मैं एंटी एक्चुअली ले चुका हूँ इस कैंडल में। यहाँ पे अगर आप कहेंगे सर इस कैंडल में क्यों एंटी लिया, देखिए मैं हमेशा रिट्रेसमेंट एंटी ज्यादा से ज्यादा लेता हूँ। कभी कोई जर्नी करके कोई ब्रेकआउट होता है और हाई वॉल्यूम के साथ, तो यहाँ पे कभी भी मैं एंटी नहीं लूंगा। अगर यहाँ से टारगेट भी हो जाता तो मैं कोई मतलब मुझे कुछ दिक्कत नहीं होता, मैं अवॉइड कर देता इस कंपनी को। तो कंपनी को एंटी कहाँ पे लिया? मैंने देखा यहाँ पे रिट्रेसमेंट हुआ और उसके बाद फिर से हाई वॉल्यूम के साथ एक ग्रीन कैंडल बना। तो जब ग्रीन कैंडल बना और मैंने कंफर्म, किस बेसिस में मुझे कंफर्मेशन मिला? देखिए इस रेड कैंडल अगर इस ये जो रेंज है इस रेंज के नीचे अगर क्लोजिंग देता तो मैं मतलब बुलिश नहीं था, मैं बेरिश था। तो इसके ऊपर क्लोजिंग दिया तभी मुझे कंफर्मेशन हो गया कि ऑपरेटर को जितना माल यहाँ पे चाहिए था वो माल उसको नहीं मिला, इसलिए वो नीचे लेके आए और यहाँ से फिर से माल भरना स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पे माल भरा, उसके बाद यहाँ पे देखिए किस तरीके से शानदार तरीके से यहाँ पे टारगेट अचीव हुआ। टारगेट यहाँ तक क्यों रखा गया? क्योंकि यही लेवल कंपनी के लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस कम सप्लाई जोन था। तो मेरे हिसाब से एक बेस्ट बेस्ट लेवल्स यहाँ पे क्रिएट हो चुके थे। अभी फिलहाल के लिए कोई भी एंटी लेवल्स नहीं है, क्योंकि इस रेंज को ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ तक लेवल्स आ सकते हैं। तो मैं इंतजार कर रहा हूँ, कोई भी मौका मिले तो मैं जरूर एंटी लूंगा। और यहाँ पे एक पैटर्न्स भी क्रिएट हुआ है, कफ विथ हैंडल पैटर्न्स। तो इस पैटर्न्स को क्रिएट तो हो चुके हैं, तो मगर मुझे लगता है यहाँ पे ब्रेकआउट होना चाहिए। तो ब्रेकआउट इस कैंडल ने तो जरूर दिया, मगर इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं हुआ। तो इसके ऊपर क्लोजिंग होगा तो मैं एंटी लूंगा और इसका जो कप का जो हाइट है इस बेसिस में मेरा टारगेट भी होगा। तो फिलहाल के लिए कोई एंटी लेवल्स नहीं है, तो फिलहाल के इंतजार करना। जब कोई मौका मिलेगा तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, टेलीग्राम में भी शेयर करूंगा। जाकर टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे सारे लिंक्स अवेलेबल है। नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है एसआरएफ। तो आप सभी जानते हैं एसआरएफ इंडिया के एक सबसे बड़ा केमिकल्स इंडस्ट्रीज कंपनी है। तो इस कंपनी के ऊपर लगातार लगातार जो करेक्शन देखने को मिला है, वो एक ही वजह से कंपनी का सेल्स भी इस बार डाउन हुआ। तो वो भी एक कारण है। कंपनी जो नया प्रोडक्शन है, उस प्रोडक्शन कंपनी के जो जो पहले जो रॉ मटेरियल्स खरीद के रखे थे उसी के ऊपर कर रहा है। नया न्यू रॉ मटेरियल्स उन्होंने खरीदारी नहीं किए, क्योंकि रॉ मटेरियल्स का जो प्राइस है वो अभी बहुत ज़्यादा हाई है। उसके साथ साथ जो इसका डिमांड है प्रोडक्ट का, जो स्पेशलिटी केमिकल्स का जो डिमांड है, उसका डिमांड भी कम हुआ है। तो जब प्रोडक्ट प्रोडक्ट का डिमांड कम होना और उसका मतलब रॉ मटेरियल्स का कॉस्ट हाइक होना, तब मैनेजमेंट को ये डिसीजन लेना पड़ता है कि उस कंपनी के ऊपर प्रोडक्शन कम किया जाए और सेल्स के ऊपर ध्यान दिया जाए। तो सेल्स तो कम हो रहा है, तो इसके लिए कंपनी प्रोडक्शन कम किया और नया जो रॉ मटेरियल्स है उसको खरीदना भी बंद किया। तो मेरी इस कंपनी के ऊपर सबसे जो प्लस पॉइंट देखने को मिलता है वो है इसका मैनेजमेंट टीम। बहुत अच्छी तरीके से इसको मैनेज करते हैं। कंपनी के मैनेजमेंट टीम के बारे में बात करें तो ध्यान दीजिएगा, कंपनी का आरओसी आरओई तो अच्छा खासा है। कंपनी का इक्विटी भी, डेप्थ ऑफ इक्विटी भी 0.50 के नीचे है, चलो ठीक ठाक है। एनुअल इनकम भी अच्छा खासा है। इस कंपनी 1 लाख% से भी ज़्यादा रिटर्न दे चुके हैं, तो वो तो मैं बहुत बार बोल चुका हूँ। तो कोई बात नहीं, रिटर्न कितना मिला वो इंपॉर्टेंस नहीं है, कंपनी फ्यूचर में क्या कर सकते हैं वो इंपॉर्टेंस है। क्वार्टरली रिजल्ट दिखा दूं तो आप ध्यान से देखेंगे तो 3,800 करोड़ से बन चुके हैं सेल्स इस बार 3,300 करोड़। जो पिछले क्वार्टर्स में था 3,700 करोड़। इसका मतलब सेल्स में अच्छा खासा यहाँ पे करेक्शन देखने को मिला। एक्सपेंस को भी कंपनी यहाँ पे देखने को मिला है। सब कुछ मिटाने के बाद कंपनी का जो प्रॉफिट आया, तो कंपनी का 50% प्रॉफिट डाउन हो चुके हैं ईयर ऑफ ईयर बेसिस में, अराउंड 50%। पूरा पूरा 50% नहीं है, 40% के आसपास बोल सकते हैं। तो ये जो डाउन होने के पीछे कारण है, जो मैं पहले आपको बोल चुका हूँ, मतलब अभी आपको बताया हूँ कि डाउन होने के पीछे मेनली कारण कौन सा है। तो कंपनी का जो एज ए इन्वेस्टर है, देखिए अगर कंपनी में खराबी होता तो कंपनी के ऊपर माल बेचकर वो भाग जाता, मगर उल्टा माल खरीद रहे हैं, तो इसका मतलब कोई ना कोई तो बड़ा धमाका होने वाला है। जहाँ पे एफएस के पास 18.5% का शेयर था, अभी वो बन चुके 20%। और डीएस के पास 14%, 15% के आसपास होल्डिंग्स था, वो बन चुके 13.5%। तो कुछ स्टेक यहाँ पे डीएस ने बेचा, तो पब्लिक ने भी कुछ स्टेक बेचा, मगर उल्टा एफएस ने उस माल को उठा लिया। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर फोकस तो आपको होना चाहिए, क्योंकि कुछ लेवल्स मैंने आपको मेंशन किया था जो एक रेंज के हिसाब से ट्रेड कर रहा है। रेंज मतलब देखिए यहाँ पे एक रेंज क्रिएट हुआ है, इस रेंज के ऊपर बार बार वो ट्रेड कर रहा है। पहली बात, यहाँ पे एंटी मिला, यहाँ पे टारगेट हुआ, यहाँ पे एंटी मिला, यहाँ पे टारगेट हुआ, यहाँ पे एंटी मिला और यहाँ पे टारगेट हुआ, फिर से यहाँ पे एंटी मिला, यहाँ पे टारगेट हुआ, फिर से एक बार एंटी मिल चुके हैं। तो मैं जब एंटी मिला था तब भी मैं आपको वीडियो बना के बार बार बोल रहा था कि यहाँ पे जो ग्रीन कैंडल आपको दिख रहा है ना, इसका मतलब यहाँ पे जब भी आया तो बड़ा सा माल खरीदारी किया गया। तो मैं ऑब्वियसली इसके ऊपर बुलिश हूँ, मैं ऑब्वियसली इसके ऊपर एंटी ले चुका हूँ। मैं पहले भी वीडियो में आपको मेंशन किया था, आप मेरा पुराना सब्सक्राइबर है तो आपको पता है। अगर इस एंटी लेवल से, अगर इस
रेजिस्टेंस तक भी मुझे प्रॉफिट मिले, क्योंकि यही रेजिस्टेंस इसके लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन रहा है, तो इस रेजिस्टेंस तक मेरे प्रॉफिट मिले तो मैं एग्जिट कर लूंगा और मुझे 15% का गेन इजीली मिल जाएगा। तो आप क्या कर रहे हैं मुझे जरूर कमेंट्स करना, और इस तरीके से इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। तो नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम आप देखेंगे, जय भारत मारुति लिमिटेड। तो इस कंपनी के बिजनेस मॉडल्स के बारे में बात करूँ, एक ऑटो इंश्योरेंस कंपनी है। तो कंपनी का देखिए जो परफॉर्मेंस है वो कुछ इस तरीके से धमाका देखने को मिला। कंपनी 100 रुपीज 130 रुपीज से कंपनी 300 के ऊपर चला गया। तो कंपनी का फंड दुगना के आसपास कर दिया। तो इसीलिए कंपनी के बोर्ड ने एक अनाउंसमेंट फटाफट करने वाला है, कुछ इस तरीके से रिपोर्ट के माध्यम से बताया जा रहा है। ये कंपनी जल्द से जल्द इसके ऊपर बोनस लेके आने वाला है, सॉरी माफी चाहता हूँ, स्प्लिट लेके आने वाला है, क्योंकि इसका फेस वैल्यू जो 5 रुपए है वो अभी कंपनी 2 रुपए करने वाला है। तो इसका मतलब कंपनी आपको फेस वैल्यू के हिसाब से एक्स्ट्रा बेनिफिट स्प्लिट यहाँ पे देने वाला है। तो आई होप आपको इस वीडियो में कुछ इन्फॉर्मेशन अच्छा मिला होगा। अगर मिला है तो एक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करना, उसको भी पता चले कि हाँ किस तरीके से ट्रेड कर मतलब कंपनी के ऊपर रिसर्च करके काम करना पड़ता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। धन्यवाद।